Dear students, today we discuss some questions on Gauss divergence theorem, chapter number 6 from exercise 6.1. Okay, so first we take question number third, part second here. Verify divergence theorem. आपको एक divergence theorem verify करनी है for f vector आपके पास given है 4xi cap minus 2y square j cap plus z square k cap taken over the region bounded by the cylinder x square plus y square is equal to 9, z is equal to 0 and z is equal to 4. ओके, हमें क्या करना है, डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करना है. वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम. डाइवर्जेंस थ्योरम का मीन्स आपके पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को हमें वेरीफाई करना है. और आपको पता है कि वी नो दैट द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम द सरफेस इंटीग्रल f vector dot n cap ds is equal to volume integral divergence of f into m dv. That is known as the Gauss divergence theorem. For verification of Gauss divergence theorem, we calculate volume integral, and after that we calculate the surface integral. Means आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सोल्व कीजिए, राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व करना है, और उन दोनों की वैल्यूज आपके पास क्या मिलनी चाहिए बच्चों, सेम मिलनी चाहिए. तो ठीक है, तो फर्स्ट वी कैलकुलेट राइट हैंड साइड. मीन्स से वॉल्यूम इंटीग्रल हम निकालना चाहते हैं. से वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू में डी वी. और डाइवर्जेंस का आपको पता है कैसे ओपन होता है, आई कैप के साथ कर ली बाई कर ली एक्स प्लस जे कैप के साथ कर ली बाई कर ली वाई के कैप के साथ कर ली बाई कर ली जेड डॉट प्रोडक्ट विद एफ फैक्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ फैक्टर हेयर. तो फ्रॉम दैट डेरिवेटिव ऑफ आई कैप, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप with respect to x, तो वी हैव फोर जे के कंपोनेंट का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और के साथ जो टर्म है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आने के बाद हमें डिस्कस करना होता है लिमिट ऑफ एक्स वाई एंड जेड हेयर. क्लियरली इन द स्टेटमेंट हेयर गिवन दैट, यहाँ पर दे रखा है कि z की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 4 तक होगी. तो z इज इक्वल टू 0 to 4. और यहाँ पर रिलेशनशिप दे रखी है x और y की फॉर्म में. भी x और y जो हैं वो ये रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 9. फ्रॉम दैट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y हेयर. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वाई स्क्र इज इक्वल टू 9 माइनस में एक्स स्क्र एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्र. क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसलिए आपके पास जो y की लिमिट होगी वो माइनस ऑफ 9 माइनस ऑफ रूट 9 माइनस एक्स स्क्र से लेकर रूट 9 माइनस एक्स स्क्र हो जाएगी. और टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ x हेयर फ्रॉम दैट, अगर हम इसमें y को 0 पुट कर देते हैं, x की लिमिट निकालने के लिए हम y को क्या पुट कर देते हैं 0, तो एक्स स्क्र इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू मीन्स प्लस माइनस 3. तो मीन्स x की जो लिमिट है वो -3 से लेकर +3 तक होगी. क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, फ्रॉम दिट अगर लिमिट आपको पता लगी तो जस्ट अब आपको क्या करना है, एक सिंपल इंटीग्रेशन करना है. हम इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे. 4 का इंटीग्रेशन 4z आ जाएगा. -4y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो -4yz आ जाएगा. 2z का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो 2z² 2 आ जाएगा. और ये 2 इस 2 को क्या कर देगा, कट कर देगा. अब जहाँ भी आपको z शो होता है, नज़र आता है, वहाँ अपर और लोअर लिमिट 4 रख देंगे. 0 to 4 रखते हैं. तो फ्रॉम दैट इट इज़ द लिमिट ऑफ एक्स, हेयर इज़ द लिमिट ऑफ वाई. यहाँ 4z रखेंगे, z को 4 रखा, 4 इंटू 4 आपके पास 16 आ जाएगा. z को 4 रखने से -16y आ जाएगा. z का स्क्वायर रखने पर 16 आ जाएगा. जब आप लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो आपके पास हर एक टर्म, यहाँ ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 और ये भी बनेगा 0. ओके स्टूडेंट्स, तो dy इंटू में dx, 16 प्लस 16 को ऐड किया 32 हो जाएगा. और इसका 32 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, 16 प्लस 16 32 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y 32y, -16y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y -16y² 2 लोअर और अपर लिमिट ऑफ y. और फ्रॉम दैट 32 अपर लिमिट रख दी रूट 9 माइनस एक्स स्क्र. 2 पे 16 को कट कर दिया, हमारे पास क्या आ जाता है, 8 आ जाता है. क्लियर? यहाँ 8 लोअर लिमिट रखेंगे अपर लिमिट रखेंगे रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्र, साथ में उसका स्क्वायर है तो ये 9 माइनस एक्स स्क्र. ये वैल्यू जो है इस ब्रैकेट में अपर लिमिट की वजह से है माइनस में. अब लोअर लिमिट रखेंगे, y को रिप्लेस कर दिया माइनस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्र से, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी. ये वाला माइनस का साइन
माइनस वाई स्क्वेयर करेंगे, वाई स्क्वेयर के अंदर माइनस भी में पुट करेंगे, लेकिन स्क्वेयर होने की वजह से वो पॉजिटिव बन जाएगा। जब हमने ब्रैकेट्स को हटाया, ये टर्म इस टर्म को कैंसिल कर देगी, ये टर्म और ये टर्म आपस में ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या आ जाता है 64 रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। 64 को आपने बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र आपको पता है, x इंटू में रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र बाई 2 प्लस में ए स्क्र बाई 2 टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, लोअर टू अपर लिमिट -3 टू 3 लिमिट, अपर और लोअर लिमिट जब इसमें पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा बच्चों 64 इंटू में 9 पाई बाई 2, और उसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 288 पाई। क्या वैल्यू आ जाती है हमारे पास 288 पाई। ये वैल्यू किसकी आ जाती है बच्चों, वॉल्यूम इंटीग्रल की आ जाती है। इसी टाइप से अब हम सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे और उसकी वैल्यू भी 288 पाई आ जाएगी, तो हम कह देंगे कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, और अब हम सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक्सरसाइज 5.3 में, सरफेस इंटीग्रल वाले टॉपिक में, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। नाउ वी कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रल। नाउ सरफेस इंटीग्रल ऑफ द सिलेंडर, आपने जो सिलेंडर देखा, ये जो सिलेंडर है और इसकी इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 सरफेसेस, ये 3 सरफेस से मिलकर बना है। मान लेते हैं कि ये जो वाला सरफेस है, ये सरफेस आपका क्या है बच्चों, S1 है, इसका नाम हमने क्या रख दिया S1, और इस पर इट इज इन द XY प्लेन, XY प्लेन में है, और Z की वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चों, इस प्लेन में Z इज इक्वल टू 0। क्लियर है, इट इज द, तो बेस S1, जो बेस है वो आपके पास S1 है, हुज इक्वेशन, इस इक्वेशन पर यहाँ पर इस सरफेस पर जो आपके पास सिलेंडर का जो बेस है उसको हमने S1 सरफेस लिया, और उस पर Z की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है। ओके, दैट इज Z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। Z आपके पास इस टाइप का फंक्शन है x और y का, कि x और y की वैल्यू पुट कर दे तो हमें Z की वैल्यू क्या मिल जाती है बच्चों, 0 मिल जाती है। क्लियर, एक सरफेस हमने ले लिया टॉप S2, क्लियर, ये वाला जो सरफेस है ये हमने क्या मान लेते हैं, ये सरफेस हमारा S2 है, और जहां पर Z की वैल्यू क्या है बच्चों, इस पर Z इज इक्वल टू 4 है। ओके, तो टॉप S2 हुज इक्वेशन इज Z इज इक्वल टू 4, दैट इज एक ऐसा फंक्शन x और y का, अगर उसमें x और y की वैल्यू कुछ भी पुट करें तो Z की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 4 मिलती है। क्लियर, एक और सरफेस आपके पास कन्वेक्स पोर्शन S3, मीन्स ये जो कर्व्ड सरफेस है, मतलब जो सिलेंडर का जो आपके पास कर्व्ड पार्ट है, सिलेंडर का जो कर्व्ड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, S3 सरफेस मान लेते हैं। ये जो कर्व्ड पार्ट है इसको हमने क्या मान लिया बच्चों, ये हमारा S3 पार्ट है। ओके, दैट इज द S3 सरफेस या कर्व्ड पार्ट ऑफ द सिलेंडर, और ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है बच्चों, ऑन दैट कर्व्ड पार्ट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके, इट इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व्ड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑन S1 we have S1 is equal to Z is equal to 0। now we calculate, अब हम सरफेस इंटीग्रल निकालना चाहते हैं, सरफेस S1 पर डिस्कस करते हैं। सरफेस S1 पर S1 जो सरफेस है उसकी इक्वेशन क्या है, इस सरफेस पर Z की वैल्यू क्या है बच्चों, 0। ओके, बिल्कुल सही बात है। एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दैट प्लेन, ये जो सरफेस है ये XY प्लेन में है, तो इसके नॉर्मल क्या होगा, Z एक्सिस के लॉन्ग होगा। मान लिया कि ये इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप, इसकी डायरेक्शन क्या है, Z एक्सिस से अपोजिट है, इसीलिए एन कैप का काम कौन करेगा, माइनस के कैप करेगा। ओके, तो एन कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप, और एफ के बारे में आपको दे रखा है, एफ वेक्टर हमारे पास क्या है बच्चों, एफ वेक्टर तो हमारे पास ये दे रखा है कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू 4xi कैप माइनस 2y स्क्वेयर जे कैप प्लस जेड स्क्वेयर के कैप। इस एफ वेक्टर की S1 सरफेस पर क्या बन जाएगी वैल्यू, z तो 0 है, तो आपके पास एफ वेक्टर क्या मिल जाएगा, 4xi कैप माइनस 2y स्क्वेयर जे कैप। क्लियर, on S1 f vector is equal to 4xi cap minus 2y square j cap। okay, now on the surface integral f dot n cap ds1, f वेक्टर आपके पास ये है, n कैप ये है, तो इनके जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। क्लियर, तो देयर इज नो फ्लक्स ऑन या थ्रो सरफेस S1 सरफेस से कोई भी फ्लक्स नहीं मिलेगा हमें। ओके, ऑन S2 नाउ वी टेक द सरफेस S2, ये वाला पार्ट लेते हैं, S2 सरफेस लिया, S2 सरफेस पे आपके पास क्या होता है बच्चों, n कैप क्या है आपके पास, n कैप
एन कैप मीन्स यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू दैट सरफेस। ये जो सरफेस है किसके लोंग है, एक्स वाई प्लेन के लोंग है, और जब इसके यूनिट नॉर्मल वेक्टर लेंगे तो क्या होगा, जेड एक्सिस के लोंग आएगा। तो एन कैप आपका किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एन कैप इज इक्वल टू के कैप अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो ऑन एस टू जेड की वैल्यू 4 है, एन कैप का काम के कैप करेगा। एफ फैक्टर आपका ये बन जाएगा, जेड स्क्वायर था ना, जेड स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, जेड को 4 से रिप्लेस कर दिया और ये आपका 16 बन गया। तो सरफेस इंटीग्रल निकाला एस टू एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू में डी एस टू निकलेगा ऑन द सरफेस एस टू। तो एफ वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, एन कैप की वैल्यू पुट कर दी, डी एस टू लिया और ये आपने के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट की, ये 16 आया, दैट इज 16 बाहर, एस टू इंटू में डी एस टू, तो ये 16 आ जाएगा। अब आपके पास एस टू है क्या, एरिया ऑफ द सर्कल। डी एस टू का मतलब क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल। ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है इसकी इक्वेशन क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और एरिया ऑफ द सर्कल क्या होती है, पाई। एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर तो 16 इंटू में पाई, और आर का काम कौन कर रहा है, 3, तो दैट इज 144 पाई। क्लियर स्टूडेंट्स ऑन डी एस टू। ओके, अब हम क्या निकालते हैं बच्चों, सरफेस इंटीग्रल थ्रू द कर्व्ड पार्ट ऑफ द सिलेंडर, थ्रू द कर्व्ड पार्ट ऑन द सिलेंडर। ओके, ऑन S3, ऑन S3 कर्व, S3 जो कर्व है वो क्या कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके, मीन्स z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 9। ओके, फर्स्ट वी कैलकुलेट यूनिट नॉर्मल आउटवर्ड ड्रॉन वेक्टर टू दी सरफेस S3। सबसे पहले हम क्या निकालना चाहते हैं बच्चों, ये जो आपके पास सरफेस S3 है, जो कर्व्ड पार्ट है, इस पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना चाहते हैं। और आपने पढ़ा है थर्ड चैप्टर में डाइवर्जेंस ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ हमें क्या देता है, ग्रेडियंट ऑफ एफ, सॉरी ग्रेडियंट ऑफ एफ, उस सरफेस का जो ग्रेडियंट होता है वो हमें क्या देता है, नॉर्मल टू दैट सरफेस, नॉर्मल टू दैट सरफेस। क्लियर है ना, आपने पढ़ा है ना, भी किसी भी सरफेस की इक्वेशन दे रखी है, अगर हम उसका ग्रेडियंट निकाल दें तो ग्रेडियंट ऑफ एफ का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, दैट गिव द ज्योमेट्रिकली फिजिकली सिग्निफिकेंस क्या है कि दैट गिव्स द नॉर्मल वेक्टर टू दैट सरफेस। अब आपको ये सरफेस तो पता है, इसकी इक्वेशन हमें पता है, दैट इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, और इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 9, और इसका अगर हम ग्रेडियंट निकाल दें तो वो हमें क्या देगा बच्चों, एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वी कैलकुलेट यूनिट नॉर्मल आउटवर्ड ड्रॉन वेक्टर टू द सरफेस S3, तो विच इज गिवन बाय n वेक्टर। n वेक्टर मतलब ग्रेडियंट ऑफ S3, मतलब ये हमारे पास क्या है बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ S3, S3 सरफेस का ग्रेडियंट। ग्रेडियंट S3 सरफेस की इक्वेशंस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 है। ग्रेडियंट कैसे निकलता है, आई के साथ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जे कैप के साथ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और के कैप के साथ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो आपके पास आ जाता है 2xi प्लस 2y जे कैप। हमें ज़रूरत क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर की, तो ए वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड में हमने क्या देखा, 4 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया, बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 9 के इक्वल है। क्लियर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है बच्चों, 9 के इक्वल है। तो इसलिए हमने 9 4 जा 36, 36 का रूट निकालेंगे तो 6, ऊपर से 2 कॉमन लिया, 6 को कैंसिल कर दे, ये हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, एन कैप आ जाता है। क्लियर, फिर हमें क्या निकालना होता है, एफ डॉट एन कैप निकालना होता है। एफ वेक्टर आपका ये है, एन कैप ये है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट की, और हमारे पास ये आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो सरफेस इंटीग्रल over the surface S3 f factor dot n cap ds3 which is equal to surface integral f dot n cap की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, 4/3x square minus 2/3y cube ds3। ओके, नाउ वी सोल्व दिस। अब इस सरफेस इंटीग्रल को हम यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट के कोरस्पोंडिंग हम इसको सोल्व करते हैं। आपने पढ़ा है फॉर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम on curved part of the cylinder we have x is equal to r cos theta, means x is equal to 3 cos theta and y is equal to 3 sin theta। ओके, आपने एरिया एलिमेंट भी पढ़ा है। एरिया एलिमेंट क्या होता है, ds3 which is equal to h2 h3 dx dy।
H2 H3 dx dy। तो लेकिन इस क्वेश्चन के क्रॉसपोर्डिंग H2 H3 आपके पास क्या जाएगा, dz d थीटा। और H2 का काम कौन करता है, 1, और H2 का काम कौन करता है बच्चों, रेडियस। मतलब आपके पास एक्चुअल में कंपोनेंट क्या होते थे, r रो एंड फाई, सॉरी थीटा, ये कंपोनेंट लेते थे हम, थीटा रो एंड फाई। और अब आपके पास कंपोनेंट क्या है, रो की जगह तो आपके पास आर है, और थीटा की जगह के आपके पास क्या है, जेड है, और सॉरी थीटा की जगह आपके पास थीटा है, और फाई की जगह पर आपके पास क्या है, जेड है। क्लियर है। तो फ्रॉम दिस वी यूज H2 का काम आपके पास 3 करेगा, और H3 का काम आपका 1 करता है। यूजिंग कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, DH d थीटा, ये 3dz d थीटा, मतलब 3dz d थीटा। क्लियर है। तो अब आपका जो सरफेस इंटीग्रल है f डॉट एन कैप ds3 विच इज इक्वल टू हेयर 4/3 x को रिप्लेस कर दिया 3 cos थीटा से, तो मीन्स 9 cos स्क्वायर थीटा, माइनस में 2/3 y का क्यूब करेंगे तो 27 साइन क्यूब थीटा, और ds3 को रिप्लेस कर दिया हमने 3 टाइम्स ऑफ dz d थीटा। इस 3 को हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिया। थीटा आपका 0 से लेकर 2 पाई तक वेरी करता है, थीटा और जेड जो आपका है वो 0 to 4 तक वेरी करता है, ये इनकी लिमिट्स हो जाएंगी। और 3 को 9 से कट कर दिया, 4 3 12 को स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 3 को 27 से कट कर दिया, -18 साइन क्यूब थीटा आ जाता है। जेड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हैं, ये सारी टर्म क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ जेड है, तो डी जेड का इंटीग्रेशन जेड 0 to 4, अपर माइनस लोअर लिमिट 4 - 0, 4 बाहर आ जाएगा, और आपके पास आ जाता है 12, 0 से लेकर 2 पाई 12 cos स्क्वायर थीटा -18 साइन क्यूब थीटा इंटू में डी थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ओके। आफ्टर दैट आपने यहाँ देखा, फ्रॉम दैट से 12 की 12 से मल्टीप्लाई कर दी, 12 की 12 से मल्टीप्लाई कर दी, तो आपके पास बन गया 12 12 जब 144, तो हमारे पास टर्म आ जाती है 144, 0 से लेकर 2 पाई cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। सिमिलरली 12 की -18 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये वैल्यू दे देता हमें 216, 0 to 2 पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा। 144, 0 to 2 पाई cos स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 + cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा, -216, 0 से लेकर 2 पाई साइन क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं यूजिंग दैट आइडेंटिटी, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाती है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4। ओके स्टूडेंट्स, 144/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 था, इसको बाहर ले आए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे साइन 2 थीटा बाई 2 आ जाएगा, -216, ये वाला 4 बाहर लिया और 3 सेम रखा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, माइनस सेम रखा, साइन 3 थीटा का डेरिवेटिव -cos 3 थीटा बाई 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 से लेकर 2 पाई अपर लिमिट। तो फ्रॉम 2 से 144 को कट किया, 72, अपर लिमिट रखी 2 पाई, साइन 4 पाई 0, थीटा को जब हम 0 रिप्लेस करेंगे ये वैल्यू भी 0 देगा, ये भी 0, लोअर लिमिट रखने पर वैल्यू 0 आती है, -54, अपर लिमिट रखेंगे तो 2 पाई, ये 6 पाई, 0 पुट करेंगे 3 cos 0 और cos 3 0, इसको सोल्व किया, ये वैल्यूज भी आपस में कट हो जाती हैं और हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, 144 पाई। तो टोटल सरफेस एरिया आपके पास आया 0 + 144 पाई + 144 पाई विच इज इक्वल टू 285। हैंस वी हैव सरफेस इंटीग्रल f डॉट n कैप ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ f इंटू में dv। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर एग्जाम्पल आल्सो से क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। आपके पास दे रखा है कि सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, इवेलुएट सरफेस इंटीग्रल ओवर द सरफेस s x + y dy dz प्लस y + z dz dx प्लस x + y dy dx, वेयर
एस इज द सरफेस ऑफ द सफियर, ऐसा आपके पास सरफेस ऑफ द सफियर है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, वी नो दैट गोस डाइवर्जेंस थ्योरम इन कार्टेशियन। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जब आपके पास स्टेटमेंट में डी एक्स डी वाई डी जेड डी एक्स मिलते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम गोस डाइवर्जेंस थ्योरम इन टर्म ऑफ कार्टेशियन फॉर्म यूज करते हैं। और वी नो दैट गोस divergence theorem in Cartesian form is equal to the surface integral of f1 dy dz plus f2 dz dx plus f3 dx dy is equal to the volume integral of partial derivative of f1 with respect to x plus partial derivative of f2 with respect to y plus partial derivative of f3 with respect to z dx dy and dz। okay students, तो फ्रॉम दैट सरफेस इंटीग्रल आपके पास क्या दे रखा है, x प्लस जेड डी वाई डी जेड प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी एक्स। ओके, डी वाई डी जेड ये है, तो मतलब इसके साथ जो टर्म है ये f1 का काम करेगा, ये f2 का काम करता है, ये f3 का काम करता है। तो डेरिवेटिव ऑफ f1 विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ f2 विद रिस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव ऑफ f3 विद रिस्पेक्ट टू z dx dy dz। तो डेरिवेटिव ऑफ दैट टर्म विद रिस्पेक्ट टू x1, डेरिवेटिव ऑफ दैट टर्म विद रिस्पेक्ट टू y1, डेरिवेटिव ऑफ दैट टर्म विद रिस्पेक्ट टू z0। तो क्या हमारे पास क्या मिलता है बच्चों, 1 + 1 2 इंटू में dv 2v, v मीन द वॉल्यूम ऑफ द सफियर, एंड द सफियर की इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सफियर इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आ जाएगा 8/3 पाई ए क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।